क्या मिडल ईस्ट और यूरोप से सामने आ रही अलग अलग खबरें किसी बड़े राजनीतिक और सुरक्षा बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा शांति रोड मैप को लगभग खारिज करते हुए युद्ध खत्म होने की उम्मीदों को फिर मुश्किल में डाल दिया है? क्या यमन के हूती एक बार फिर सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और रेड सी की समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं? क्या मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुआ नया रक्षा समझौता आने वाले समय में मध्य पूर्व का सुरक्षा संतुलन बदल सकता है? फ्रांस में एक मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद रखने के फैसले को अदालत ने बरकरार क्यों रखा है? और आखिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस्तेमाल किया गया एक कथित बयान किस तरह सोशल मीडिया से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया है, जबकि उसकी असली सोर्स पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको गजा से लेकर सऊदी अरब, यमन, मक्का, फ्रांस और ईरान तक सामने आई कई बड़ी घटनाओं की पूरी तस्वीर बताएंगे और समझाएंगे कि इन सभी खबरों का आने वाले दिनों की राजनीतिक, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। शुरुआत करते हैं पहले गजा से, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े 15 पॉइंट्स गजा डॉक्यूमेंट को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा है कि इजराइल इस 15 पॉइंट्स दस्तावेज को स्वीकार नहीं करेगा और इजरायली सेना तब तक गजा से पीछे नहीं हटेगी जब तक हमास वास्तव में और पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना अपने सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप के नेतृत्व वाली बोर्ड ऑफ पीस ने पिछले महीने दावा ये किया था कि गजा युद्ध खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास पिछले साल एक व्यापक योजना के शुरुआती चरण पर सहमत हुए थे, जिसकी शुरुआत सीज फायर यानी युद्ध विराम से हुई थी। ट्रंप ने इसके बाद कहा था कि हमास हथियार छोड़ने पर सहमत हो गया है, लेकिन अब सामने आए दस्तावेज की बारीकियां इस मुद्दे को कहीं ज़्यादा जटिल बना रही हैं। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक उससे मिले 15 पॉइंट समझौते में कहा यह गया था कि हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुट अपने हथियार सीधे इजराइल या किसी गैर फिलिस्तीनी पक्ष को नहीं सौंपेंगे। इसके बजाय हथियारों पर कंट्रोल नेशनल कमेटी नाम की एक फिलिस्तीनी संस्था के पास रहेगा। दस्तावेज के अनुसार गजा में हथियारों को रजिस्टर करने, लाइसेंस जारी या रद्द करने और कानून लागू करने का अधिकार इसी नेशनल कमेटी के पास होना चाहिए। यानी प्रस्तावित डिसआर्ममेंट का मतलब ये नहीं था कि फिलिस्तीनी हथियार सीधे इजराइल को सौंप दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें एक नए आंतरिक प्रशासनिक ढांचे के कंट्रोल में लाने की बात थी। दूसरी तरफ हमास पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुका है कि वे रोड मैप के किसी भी हिस्से को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक इजराइल भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। इनमें सिलसिलेवार तरीके से गजा से पीछे हटना, हमलों को रोकना और सहायता तथा सामान की आवाजाही बढ़ाना तक शामिल है। यानी असली विवाद केवल हथियार छोड़ने का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि पहले कौन अपनी शर्तें पूरी करेगा और हर फेज की पुष्टि करेगा। दस्तावेज में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की व्यवस्था का भी एक उल्लेख है। यही वजह है कि नेतन्याहू की तरफ से 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को खारिज करने का बयान गजा युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के सामने नई मुश्किल खड़ी कर रहा है। अब गजा से चलते हैं सऊदी अरब और यमन की तरफ, जहां रविवार सुबह सऊदी अरब के जिजान का जो एरिया है वहाँ पर एक तेल कंपनी अरामको से जुड़ी एक सुविधा में आग लग गई है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि आग पर बाद में काबू पा लिया गया और किसी व्यक्ति के इसमें हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन यमन के हूती आंदोलन के सैन्य प्रवक्ता यहया सरी ने दावा ये किया है कि संगठन ने जिजान में अरामको रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया और हमला बिल्कुल सटीक रहा। हूतियों ने कहा कि ये कार्रवाई सऊदी अरब की तरफ से यमन के सादा और हज्जा प्रांतों के हवाई क्षेत्र में कथित ड्रोन गतिविधियों के जवाब में की गई है। यहाँ ये स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है कि सऊदी अधिकारियों ने अपने शुरुआती बयान में आग की वजह को हूती हमले से आधिकारिक तौर पर नहीं जोड़ा है। इसलिए हूतियों के दावे और रिफाइनरी की आग को स्वतंत्र पुष्टि के बिना पूरी तरह एक ही घटना के रूप में स्थापित करना सही नहीं होगा। जिजान सऊदी अरब के रेड सी तट पर यमन सीमा के पास स्थित है
और अतीत में भी हूती हमलों के दौरान ये क्षेत्र निशाने पर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हूतियों ने पिछले महीने में जिजान में अरामको की सुविधाओं और रेड सी के एक बड़े सऊदी तेल निर्यात केंद्र यानबू से जुड़े ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के दावे किए थे। अरामको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन नासिर ने पिछले सप्ताह कहा था कि कंपनी की सुविधाओं पर हुए हमलों से उत्पादन में कुछ बाधा आई है, लेकिन उनका कहना था कि इसका कोई बड़ा ऑपरेशनल या फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और संचालन को तेजी से बहाल किया जा रहा है। इसी बीच हूतियों ने यमन के रेड सी तट पर स्थित मोखा शहर में भी सऊदी समर्थित सैन्य बलों और उपकरणों को निशाना बनाने का दावा किया है। संगठन ने कहा है कि उसने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन घटनाओं को यमन में फिर बढ़ती लड़ाई के व्यापक संदर्भ में देखना बेहद जरूरी है। 2022 के युद्धविराम के बाद कई साल तक अपेक्षाकृत शांति बनी रही, लेकिन हाल के समय में हूतियों और सऊदी समर्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के बीच संघर्ष दोबारा तेज होता दिखाई दे रहा है। हूतियों ने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा किया था और आज भी देश के उत्तरी हिस्से के बड़े क्षेत्र पर उनका कंट्रोल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार मुख्य रूप से दक्षिण के हिस्सों पर कंट्रोल रखती है। हूतियों ने पिछले महीने सऊदी अरब के खिलाफ रेड सी में नाकेबंदी की घोषणा भी की थी और बाब अल मंडब जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को लेकर धमकियां भी दी थी। इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाब अल मंदब रेड सी को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है और दुनिया के बड़े समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। इसी बीच सऊदी अरब के पूर्वी शहर जुबैल से भी एक तेज़ धमाके और गैस सुविधाओं में आग लगने की खबरें सामने आई हैं, लेकिन जिजान की घटना और जुबैल की घटना को अलग अलग रिपोर्ट किया गया है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर दोनों के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इन बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच सऊदी अरब ने शुक्रवार को मक्का में तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई कि तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला सभी तीन देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि यह समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है और तीनों देशों ने किसी एक देश को लिखित रूप से साझा खतरा नहीं घोषित किया है। फिदान ने इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से नाटो के आर्टिकल 5 जैसे कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल से तुलना की है, लेकिन यह भी कहा है कि किसी हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। समझौते में संयुक्त सैन्य परीक्षण, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स, थ्रेट असेसमेंट और डिफेंस इंडस्ट्री जैसे कॉपरेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। तुर्की ने यह संकेत भी दिया है कि भविष्य में इस ढांचे को केवल सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तक सीमित रखने के बजाय दूसरे देशों तक बढ़ाया जा सकता है और मिस्र का नाम संभावित भविष्य के भागीदार के तौर पर सामने आया है। यानी रेड सी, यमन और व्यापक क्षेत्र में बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अधिक बहुपक्षीय बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अब मध्य पूर्व से यूरोप चलते हैं, जहां फ्रांस में एक मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद करने का मामला धार्मिक स्वतंत्रता पर नई बहस का कारण बन गया है। पेरिस के पास अल्ने-सॉस बियोस में स्थित चैंटलॉप मॉस्क को जुलाई में 6 महीने के लिए बंद करने का आदेश दिया गया था और मॉन्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने शुक्रवार को इस आदेश को निलंबित करने की मांग खारिज कर दी। इसका मतलब यह है कि मस्जिद जनवरी तक बंद रहेगी। मस्जिद की तरफ से पेश मानवाधिकार वकील रफीक शक्कात ने सवाल उठाया था कि क्या फ्रांस में कोई इमाम अब भी मस्जिद के अंदर कुरान की आयतें पढ़ने उद्धत करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके मुताबिक प्रशासन ने मस्जिद के खिलाफ अपने मामले में इमामों द्वारा कुरान के 7 हिस्सों और इस्लामी परंपरा के प्रसिद्ध ग्रंथों जैसे इमाम अल नवाबी से जुड़ी रियाद अस-सलीनी और 40 हदीस जैसी रचनाओं का हवाला देने को भी शामिल किया। अधिकारियों ने उन सरमोन्स यानी खुतबों को भी आपत्ति जताई जिनमें जहन्नुम और कब्र की सज़ा जैसी धार्मिक अवधारणाओं का उल्लेख किया गया था। दूसरी तरफ अदालत ने कहा कि सिनाई सिंध दैनिश के परफेक्ट जूलियन चार्ल्स ने ना तो धार्मिक स्वतंत्रता और ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई गंभीर और स्पष्ट रूप से गैर कानूनी उल्लंघन किया है। मस्जिद के वकील ने इस फैसले पर निराशा जताई और कहा कि वे काउंसिल ऑफ स्टेट में अपील करेंगे। ये विवाद फ्रांस में मुस्लिम संस्थाओं पर पिछले वर्षों में बड़ी सरकारी कार्रवाई के व्यापक संदर्भ में सामने आया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अप्रैल 2022 तक केवल 18 महीनों में
फ्रांसीसी अधिकारियों ने 22 मस्जिदें बंद कर दी थी और कलेक्टिव अगेंस्ट इस्लामोफोबिया इन फ्रांस तथा बाराका सिटी जैसे संगठनों को भी भंग किया जा चुका है। सरकार इन कदमों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जोड़ती देख रही है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इन नीतियों से धार्मिक स्वतंत्रता और मुस्लिम समुदाय की सिविल लिबर्टीज प्रभावित हो सकती है। अब आखिर में उस खबर की तरफ आते हैं जिसने इजराइल और ईरान को लेकर सूचना युद्ध और डिसइंफॉर्मेशन का मुद्दा फिर चर्चा में ला दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक आधिकारिक भाषण में ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अहमद वाहिदी के नाम से एक कथित बयान का इस्तेमाल किया है और कहा है कि ईरानी नेतृत्व ने परमाणु हथियार विकसित करते रहने की अपनी मंशा खुलकर जाहिर कर दी है। लेकिन इजरायली मीडिया आउटलेट यंत और न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार रॉनी बर्गमैन की जांच के मुताबिक इस कथित बयान का कोई पहचान योग्य प्राइमरी सोर्स सामने नहीं आया है और इसकी ट्रेसिंग अतः भारत के एक प्रो इजरायली और हिंदू नेशनलिस्ट एक्स अकाउंट तक पहुंची है। इस अकाउंट ने 5 अगस्त को वाहिदी के नाम से यह कथित बयान पोस्ट किया कि जब तक अमेरिका और इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, ईरान भी उन पर काम करता रहेगा और यदि वे निरस्तीकरण करते हैं तो ईरान भी ऐसा करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पोस्ट के कुछ घंटों के भीतर खुद को मोसाद कमेंटरी कहने वाले एक बड़े एक्स अकाउंट ने इस दावे को दोहराया। हालांकि ये अकाउंट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का आधिकारिक अकाउंट नहीं है। इसके बाद इजरायली चैनल 14 ने इस कथित बयान को ईरानी अधिकारी की परमाणु बम विकसित करने की पहली सीढ़ी स्वीकृति जैसे पेश किया है, लेकिन वहां भी कोई प्राथमिक सोर्स नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसके बाद यायार नेतन्याहू ने भी इससे जुड़ी सामग्री साझा की और कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद एक आधिकारिक कार्यक्रम ने इसी कथित बयान का उल्लेख कर दिया है। इसके बाद यह दावा अमेरिका तक पहुंचा है, जहां अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने चैनल 14 की रिपोर्ट को रिपोस्ट किया और बाद में इसे डिलीट भी कर दिया। अमेरिकी कमेंटेटर मार्क लेविन और फॉक्स न्यूज़ तक ये दावा भी पहुंचा है। फॉक्स न्यूज़ ने बाद में क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि वाहिदी से जुड़े कथित रिमार्क्स को पहले कॉन्टेक्स्ट से हटाकर पेश किया गया था और इस तरह एम्प्लीफाई किया गया जैसे वे उसी सप्ताह किया गया हो। भारतीय समाचार एजेंसी ANI ने भी इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए इस कथित बयान की रिपोर्टिंग की है। यनेत की जांच में ये नहीं कहा गया है कि नेतन्याहू या उनके कार्यालय ने खुद यह कथित को तैयार किया था, लेकिन रिपोर्ट में उसके फैलने के तरीके में डिसइंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कई जाने पहचाने संकेत होने की बात कही गई है। ये पूरा मामला एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रहा है कि युद्ध और तनाव के दौर में सोशल मीडिया से निकली एक अपुष्ट जानकारी कैसे कुछ घंटों के भीतर बड़े मीडिया चैनलों, सरकारी अकाउंट्स और राजनीतिक नेताओं तक पहुंच सकती है। ऐसे समय में जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका में पहले से गंभीर बहस चल रही है, किसी कथित बयान की गलत व्याख्या या बिना वेरिफिकेशन के उसका प्रसार वास्तविक कूटनीतिक और सैन्य फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। आज की इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद गंभीर है। गजा में शांति समझौते की शर्तों पर इजराइल और हमास की अलग अलग व्याख्या सामने आ रही है। सऊदी अरब की तेल सुविधाएं दोबारा क्षेत्रीय सुरक्षा संकट के केंद्र में आती दिखाई दे रही हैं। हूती लाल सागर और बाब अल मंदब में दबाव बढ़ा रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क मजबूत कर रहा है। फ्रांस में मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद जारी है और दूसरी तरफ इजराइल ईरान टकराव में केवल मिसाइल और सैन्य रणनीति ही नहीं बल्कि सूचना और सोशल मीडिया भी इस हथियार बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा नज़र इन 3 चीज़ों पर रहेगी। क्या गजा के 15 पॉइंट प्लान पर कोई नया समझौता बनता है? क्या हूती और सऊदी अरब के बीच संघर्ष और बढ़ता है? और क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दावों पर अधिक विश्वसनीय और अप्रत्यक्ष जानकारी सामने आती है? फिलहाल इन घटनाओं से एक बात साफ दिखाई दे रही है कि मध्य पूर्व का संकट अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, समुद्री व्यापार, रक्षा गठबंधन, धार्मिक स्वतंत्रता और सूचना युद्ध तक फैल चुका है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों और गहराई से समझाने वाली रिपोर्ट से आप जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।